नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और दो राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों का बिगुल बज चुका है और कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हो रहा है। खासतौर पर यूपी की 9 सीटों पर खास निगाहें हैं। तो लोकसभा चुनावों के बाद सीधे तौर पर दोनों गठबंधन एनडीए और इंडी एक बार फिर आमने सामने हैं। अभी हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में यह गठबंधन साथ नहीं दिखा था। कांग्रेस जरूर थी जम्मू कश्मीर में साथ पर, लेकिन उसके बाद वो अलग हो गई। तो इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनावों के बाद दोनों गठबंधनों के बीच ये सीधे लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन कौन कितना तैयार है और गठबंधन में कितनी रार है, यह भी चर्चा का विषय है। खासतौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह खींचतान दिखाई दे रही है, उस पर सवाल उठता है कि क्या यह गठबंधन सचमुच साथ लड़कर एक दूसरे को मजबूत कर रहा है, या फिर यह चुनाव ही मौका है कि विरोधियों के साथ साथ अपनों को भी ठिकाने लगाया जाए, अपनों को भी निपटाया जाए। अपनों के अलावा गठबंधन के सहयोगियों से लीड भी ली जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिला, उससे महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने वाले लोगों को चिंता जरूर हुई होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात करते करते अब एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के आपस में गठबंधन कर लेने के बाद भी जो निचले स्तर पर क्षेत्रीय नेता हैं या जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता। दरअसल जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका सीधे तौर पर कांग्रेस पर यह आरोप होता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है, वहां तो वो सहयोगी दलों को पूछते नहीं हैं, और जहां उनकी हैसियत कमजोर होती है, वहां वो चाहते हैं कि रीजनल पार्टीज उनको अकोमोडेट करें और गठबंधन धर्म का पालन करें। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से और जानेंगे कि राज्य और जो राज्यों की ताजा सूरत हाल है, वो भी अपने संवाददाताओं से जो चुनावी संग्राम का जगह जगह पर अपडेट ले रहे हैं और ऑन ग्राउंड वो मजबूत है। तो चुनावी संग्राम, गठबंधन में रार, इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे रार में गठबंधन का जो धर्म निभाने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ कहा इन नेताओं ने। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। अब टाइम कम है, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी भी निकल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। महाविकास आघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें होनी है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, 3 ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के जरिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं। और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है। और कम से कम महाविकास आघाड़ी के लोग, इतने बड़े नेता श्री अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी देश में 3रे नंबर पर है, वो आएंगे, मालेगांव जाएंगे, वो आकर जाएंगे, धुलिया जाएंगे। ये नेता लोग देखेंगे तो क्या ये सीटें उनको नहीं देंगे? जरूर देंगे।
महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है। सीएम पद के लिए ही इतनी लड़ाई है, वैसे तो इनको किसी को भी नसीब नहीं होने वाला, सब विपक्ष में बैठने वाले। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो कौन बैठेगा चेहरा, उसके लिए तैयारी करे। परंतु अगर सीएम पद के लिए इतनी लड़ाई है, एकजुट नहीं हो पा रहे, तो क्या ये प्रदेश को या देश के लिए एकजुट होकर फैसले ले पाएंगे? परफेक्ट सीट शेयरिंग है और हम जीत रहे, एनडीए सरकार बना रहा है। तो आपने देखा कि आखिर ये जो नेता है वो दरअसल कहते क्या है। आपने सुना कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो अपने आप से चुनाव जीतेगी, लेकिन जब वो उनको लगता था कि वो सत्ता में आएंगे तो उन्होंने जो गठबंधन धर्म है उसका पालन नहीं किया, अपने सहयोगियों को नहीं पूछा। और अब वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वो अपना हक चाहते हैं। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई है। और अब ये बात एक स्टेप फर्दर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अब इसमें ये भी सामने आ रहा है कि ये जो सीट शेयरिंग की बात है वो उससे आगे निकलकर तल्ख टिप्पणियां होने लगी हैं। और कहा जा रहा है, जैसे कि आपने सुना कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा कि जो कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता हैं वो अक्षम है, वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है और राहुल गांधी से बात करेंगे। तो इन सारी बातों को समझा जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें अपडेट्स की दरअसल क्या कुछ चल रहा है हमारे यहाँ पर, उसकी बात करेंगे। योगेश शीतल मुंबई से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से जुड़े हुए हैं कुमार आलोक। इसके अलावा हम झारखंड की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले योगेश शीतल के पास चलते हैं। योगेश शीतल, आप बता रहे थे कि महाविकास अघाड़ी की बैठक भी होनी थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी और ये तय होना था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन कुछ मामला बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ताजा अपडेट देंगे, क्या जानकारी देंगे आज दिन की सियासत की? देखिए, ताजा अपडेट यही है कि वाईबी चौहान जहां पर बैठक होने वाली थी, अभी फिलहाल हम वहीं पे आपको पीछे कई कार्यकर्ता भी दिख रहे होंगे। बेसिकली ये अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ एनसीपी शरद चंद्र पवार जो गुट के हैं, कुछ शिवसेना के हैं और साथ में जो है कुछ कांग्रेस के भी हैं। नाना पटोले जो है उनकी आप महत्वाकांक्षा कह लीजिए या पार्टी की रणनीति ऐसी है या नेतृत्व का कोई इशारा हो, आप कुछ भी समझ लीजिए, इसको इंटरप्रिटेशन की बात है। अब जो है वो ऐसे गले की हड्डी शिवसेना और पूरे एमवीए के अंदर पड़ा है जिसको कि न तो निगला जा रहा है न तो उगला जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस जो है, अगर आप पूरे महाविकास अघाड़ी की बात कर लीजिए, जब सरकार गिरी थी 2022 में, जब दोनों पार्टियां अलग हुई थी, शिवसेना बट गई थी, उस वक्त नाना पटोले वह नेता थे जो कि वर्षा बंगलों पर गए थे और शरद जो उद्धव ठाकरे थे जो कि उस वक्त पूरी अमेरिकन टूरिस्टर के बड़े बैग लेके वहां से निकल रहे थे, तब उन्होंने वहां पे कहा था कि कांग्रेस हमेशा आपके साथ रहेगी। हालांकि जो पूरा टेस्ट था, जो स्वाद था, उसमें कड़वाहट अब बहुत बुरी तरीके से घुल गई है, क्योंकि संजय राउत ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि जो प्रदेश कांग्रेस है उनमें अब ये क्षमता नहीं है कि वह कोई कॉल ले सके। बेसिकली मामला सीट शेयरिंग पे अटका है, 288 सीटें हैं। अखिलेश यादव दांव पेच में लगे हुए हैं कि कितनी बड़ी सीटें उनको मिल जाए, लेकिन कांग्रेस जो है वो पहले से ही गिद्ध दृष्टि है कि कब वो ज्यादा शेयर, क्योंकि अगर आप कांग्रेस का महाराष्ट्र में देख लीजिए तो अगर आप देख लीजिए तो पिछले 2-3 दशक हो गए हैं जब कांग्रेस को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला था। लेकिन जब ये पार्टी बट गई, जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, जब आप उसको बगावत बोल दीजिए या धोखेबाजी गद्दारी जो भी बोल लीजिए, जब वो सरकार बनी थी तब पिछले 5 सालों में हमने देखा महाराष्ट्र में 3 मुख्यमंत्री देखा है। पहले देवेंद्र फडणवीस बने, उसके बाद उद्धव ठाकरे बने, उसके बाद एकनाथ शिंदे बने। जब उद्धव ठाकरे बने थे तब कांग्रेस में धीरे धीरे करके प्रयास तभी से चल रहा था कि किस तरीके से खोई जमीन को वापस पाई जाए। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया वो कांग्रेस को काफी हद तक जो है मोटिवेट कर पाया, काफी जो है आप कह सकते हैं बूस्टअप एक तरीके से रहा। ऐसे में कांग्रेस किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज करने के हालत में नहीं है, वो यही चाह रही है। ये सबसे अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए अपनी खोई जमीन पाने का। लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा पहले से ही थी उनमें, और अब ऐसे समय में जबकि पूरा मामला इस तरीके से समीकरण यहाँ पे बन चुका है कि चाहे आप जो है आप पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र को ले लीजिए, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए जो शरद पवार है वो उनका जो होल्ड है पश्चिमी महाराष्ट्र में वो जबरदस्त
जबरदस्त है। आप लोकसभा चुनाव के अगर परिणाम को देख लें तो उसमें भी आपको उसकी झलकी, उसका प्रतिबिंब दिख जाएगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस ने अपनी जिद मनवाने की कोशिश की तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए ये फिलहाल शिवसेना नहीं समझ पा रही। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली जाकर, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वहां से कोशिश की जा रही है कि सियासत को किस तरीके से जो समीकरण बिगड़े हैं उसको किस तरीके से सुधारा जाए, क्योंकि ये एक सौहार्दकारिता वाला संबंध हो गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है उसके पास भी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकती और एकनाथ शिंदे ऑलरेडी पार्टी का एक बड़ा सा हिस्सा लेके बाहर आ चुके हैं। ऐसे में बिना कांग्रेस वो सर्वाइव नहीं कर सकती और कांग्रेस के पास फिलहाल खोने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे में बड़ी मुश्किल है शिवसेना के सामने कि किस तरह एमओए को भी का कन्विक्शन जो है वो भी मेंटेन रखे और जो पार्टी का स्वाभिमान है, जो पार्टी की महत्वाकांक्षाएं, जरूरतें हैं, जनाधार जिसको वो कथित तौर पर कह रही है, उसको भी मेंटेन रखे। ठीक है, एक बात मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। आपने पिछले बुलेटिन में कार्यक्रमों में बताया था कि नाना पटोले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने को तैयार नहीं थे शिवसेना के नेता। क्या कुछ इस तरह की भी खबरें हैं? जो प्रेस वार्ता हो रही थी, दरअसल देखिए सुबह का पूरा घटनाक्रम आपको एक झलकी में देता हूं। सुबह का वो लोग चुनाव आयोग गए थे, लेकिन अगर सवाल पे मैं टू द पॉइंट आऊं तो जो प्रेस वार्ता हो रही थी उसी में ये चीज उभर के सामने आ गई, क्योंकि प्रेस वार्ता में जब इस तरह की टीका टिप्पणी हुई संजय राउत ने की तो वो प्रेस वार्ता से उठने लगे और विजय वडेट्टीवार ने उनको हाथ पकड़ के बिठाने की कोशिश की। तब तक हालांकि चीजें एक्सपोज हो चुकी थी क्योंकि सारे पत्रकार वहां पे थे और उसके बाद आधिकारिक बयान जो है, जो शिवसेना की तरफ से था, प्रॉपर पार्टी की तरफ से, कोई इंडिविजुअल बयान नहीं था, पार्टी के ने जो स्टैंड लिया उसमें क्लियर कहा गया कि अब कांग्रेस, जो यहाँ की प्रदेश कांग्रेस है, उनमें क्षमता नहीं है कि कोई कॉल ले सीट शेयरिंग को लेकर, सीट साझेदारी को लेकर। अब वो मामला दिल्ली जाएंगे और संजय राउत ने दिल्ली जाने की बात कही। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके का मामला है जो कि आज घटित हुआ है। ठीक है। तो महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात कर देते हैं, उसके बाद कुमार आलोक आपके पास आएंगे। झारखंड में आज जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी के अगुवाई में, उसने एक स्टेप फर्दर, अगर मैं दिवाकर कुमार हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, दिवाकर, ये कहा जाए कि लीड ले लिया कहीं ना कहीं, अगर इंडी गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो? देखिए, निश्चित तौर पर इसको लीड कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा रामविलास, इन चारों का गठबंधन है और एनडीए फोल्डर के तहत ये चुनाव लड़ते हैं। तो इनका गठबंधन और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कई दिनों से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मीडिया में तैर रहा था और उन्होंने आज उसकी औपचारिक घोषणा कर दी। रांची में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं झारखंड के शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो, ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज उपस्थित हुए और उसके बाद दोपहर में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो जारी कर दिया गया। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन अब दबाव की स्थिति में है, क्योंकि इंडी गठबंधन में आज भी बैठकों का सिलसिला सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है। जो स्थिति आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी जो दांवपेच है वो खेला ही जा रहा है, कुछ वैसे ही बार्गेनिंग की स्थिति, बड़े भाई और छोटे वाली स्थिति जो है वो झारखंड में भी फिलहाल अभी चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर आ सकते हैं और उसके बाद जो फाइनल सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जो एक तरीके से तैयार हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ेगी, उसके बाद कांग्रेस को जगह मिलेगी, उसके बाद फिर आरजेडी को जगह मिलेगा और फिर सीपीआई-एमएल को जगह मिलेगा। तो ये जो उनके इंडी गठबंधन के फोल्डर के जो चार पार्टियां हैं उनके बीच भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अभी लास्ट जो दौर की खींचतान है वो फिलहाल चल रही है। तेजस्वी यादव आज पहुंचने वाले हैं और हेमंत सोरेन के आवास पर उनकी बैठक हो रही है। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने जिस तरीके से आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जगजाहिर कर दिया और जो बॉडी लैंग्वेज था चारों पांचों नेताओं का, जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे थे और उन्होंने अपने जो दावे हैं और प्रति दावे हैं उसको जो खुलकर मीडिया के सामने रखा है, तो इससे तो लग रहा है कि एनडीए गठबंधन इस बार झारखंड को लेकर कुछ है कॉन्फिडेंट है। ठीक है। कुमार आलोक, कांग्रेस के बारे में जानकारी देंगे। कुमार आलोक, जिस तरह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बार बार जो कांग्रेस का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उसके ऊपर सवाल बराबर उठते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा कि ये बताया जा रहा है कि नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के जाने लगे थे, उनको हाथ पकड़ के बैठाया गया, शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कहा। संजय राउत ने कि राहुल गांधी से बात करेंगे, जो लोकल नेतृत्व है, जो राज्य का नेतृत्व है, वो बातचीत करने के लिए सक्षम नहीं है। तो एक तरह से ये जो जिसको कहते हैं कि बड़े बेआबरू करा करके अपने ही नेताओं को उसका शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, क्या संदेश देना चाहता है शीर्ष नेतृत्व?
देखिए, कांग्रेस के अंदर जो खींचतान है वो नई नहीं है, बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से आप कहें, आधुनिक युग में तो है ही उनका बरकरार है। अगर आप देखें कि हरियाणा में जिस तरीके से करारी हार हुई और जिस तरीके से प्रेडिक्शन था वहां पर कि हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, इवन टीवी चैनल्स का जो प्रेडिक्शन था, एग्जिट पोल था, और वो भी उनके पक्ष में था। लेकिन जैसा कि रिजल्ट आपने आया तो देखा कि जिस तरीके का रिजल्ट था उसमें अब दोषारोपण होने लगा कि हुड्डा के चलते वो हरियाणा हार गए, तो उद्धव की शैलजा के चलते हरियाणा हार गए। लेकिन राहुल गांधी की जो टीम है, अपनी टीम है, कहा जाता है कि उसका पूरा कंट्रोल है। वेणुगोपालन को ले लीजिए आप, और भी जो उनके कोर कमेटी के सदस्य हैं, सारे निर्णय उनके द्वारा होते हैं। और एक चीज गौर करने वाली होगी कि नाना पटोले जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके की उनकी सोच है, उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कॉन्फिडेंस लगता है कि आ गई है। उनको भी लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा के चुनाव में, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, तो उससे उनको लग रहा है कि हरियाणा में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर ले लेते हैं तो हम सबसे मजबूत बड़े भाई बनकर उभरेंगे। और यही कारण है कि जो लोकल लीडरशिप है वो पूरी तरह फेल है, कांग्रेस की जो महाराष्ट्र की लीडरशिप है। और दूसरी तरफ संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गठबंधन हो जाए। अब देखिए, कल संजय राउत दिल्ली जब आते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है ये देखने वाला विषय होगी। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि अब तक वहां पर 288 सीटों में से 260 पर लगभग सहमति बन चुकी है। मामला बिगड़ रहा है विदर्भ रीजन में, और विदर्भ रीजन में मामला इसलिए बिगड़ रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, हम 2019 की अगर हम बात करें, तो टोटल वहां पे 62 सीट्स है, 62 सीट है। और 62 सीट में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस ने वहां से 29 सीटें जीती थी। इसके अलावा 25 सीटें शिवसेना, जो उस समय उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, तो शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर 25 सीटें जीती थी वहां पर। तो 12 सीटें शिवसेना ने जीती थी और 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 5 सीटें जीती थी। अब यहाँ दूसरा समीकरण देखिए कि जब पार्टियां टूटी, खासकर उद्धव ठाकरे के दल के सदस्य जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, यानी 8 उस रीजन में से 8 में से 4 लोग चले गए एकनाथ शिंदे के साथ। एनसीपी के जो सदस्य थे वो शरद पवार के साथ नहीं टूटे, अजीत पवार के साथ नहीं गए। और जो अब दावा है शिवसेना का कि जब हमने 12 सीटें जीती थी 2019 में, तो हमें 12 सीटें चाहिए, और ये देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, और इसी पर जीत बरकरार है। और दूसरा जो खिलाड़ी मैदान में आया है वो अखिलेश यादव हैं, जो हरियाणा में समझौता होते होते रह गया था, गठबंधन में शामिल होते होते रह गए थे। और अखिलेश यादव के 2 विधायक हैं, और दोनों विधायक जो अल्पसंख्यक जो एरियाज है वहां से हैं, तो उन्होंने 12 सीटों की मांग कर दी है। तो मामला बहुत इंटरेस्टेड है, और देखना है कि क्या होता है। 1-2 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जी, निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों से हम अपडेट्स और लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अब जो है हम इसमें इस पूरी खबर पर आपने अपडेट्स देख लिया कि किस तरह से किन राज्यों में क्या कुछ चल रहा है। झारखंड में जहां एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग की भी घोषणा कर दी, और आजसू को किन किन सीटों पर लड़ा रहे उसकी भी घोषणा कर दी। अब प्रत्याशी देना बाकी है। महाराष्ट्र में भी एनडीए का ये दावा है कि इस हफ्ते बीजेपी जो है वो अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी, और बहुत जल्द से जल्द जो है वो जो गठबंधन है किस शेप में आगे आ रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है, वो कर देंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है वो उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ तारिक खान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है, वो जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है तारिक खान जी आपके। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और एक वरिष्ठ पत्रकार को भी जोड़ेंगे। फिलहाल अगर हम संदीप त्रिपाठी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि ये स्थिति आखिर क्यों इस तरह से आई। हम महाराष्ट्र की अगर बात करें पहले, कि ये टर्म्स डिक्टेट करने लगे जो आपके सहयोगी दल थे, वो आपके जो रीजनल पार्टी के नेता हैं उनको अक्षम बताते हैं। वो कहते हैं कि हम राहुल गांधी से सीधे बात करेंगे। आखिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की हार का क्या ये प्रेशर है जो कांग्रेस इस तरह से कर रही है, या ये अब उसकी ये कार्यशैली में आ गया है कि जो नीचे के नेता हैं वो उनकी ना देखी जाए, ऊपर ही ऊपर हम बातचीत करके जो शीर्ष नेतृत्व है वो गठबंधन और सीटें अपनी तय कर ले। चौहान जी, बड़ी विनम्रता के साथ पहले एक अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं कि अभी आपने हमारे गठबंधन का जो नाम लिया उस पर मेरी घोर आपत्ति है। आपने कहा इंडी गठबंधन,
और उधर आप आपकी कहते खुशी हैं के लिए इंडिया कह देता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाइए। जी जी धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि ऐसी परिस्थिति क्या पैदा हुई कि इस तरीके की बातें हो रही। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जहां भी लोकतांत्रिक पार्टियां होती हैं, लोकतंत्र होता है, डिस्कशन होता है, और अब हर पार्टी चाहती है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। तो इस तरीके के डिस्कशन, इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत जी ने कहा कि जो है हमारी प्रदेश की लीडरशिप अक्षम है, मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी राष्ट्रीय दल जो होता है उसकी कार्यशैली कमोबेश ऐसी ही होती है कि उसके प्रदेश के नेता, प्रदेश की जो इकाई होती है, एक रिपोर्ट देती है और निर्णय हाईकमान लेता है। कमोबेश स्थिति यही भारतीय जनता पार्टी में है, या जो भी राष्ट्रीय दल होते हैं उसमें एक इस तरीके की कार्य करने की पद्धति होती है। तो संजय राउत जी को लगता है कि जो है बगल में उद्धव जी का बंगला है, वहीं पर जाकर सारे जैसे डिसीजन हो जाते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस में हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी सही है। मैं बीच में जरा सा आपको टोक रहा हूं, जो अपनी बात आप कंटिन्यू करेंगे उसमें ये भी, इसका भी जवाब दीजिए। लेकिन इसकी तरफ से कम जो शीर्ष नेतृत्व है आपका, उनकी तरफ से इसमें बयान इस तरह से आने चाहिए, क्योंकि लोकल लीडरशिप जो जिसको मिलकर उनके साथ काम करना है, और उनकी हैसियत जो आपके नेता हैं उनकी वहां पर कम से कम नहीं है, वो भी तो आपके राज्य स्तर के ही नेता हैं। उसके बावजूद कम से कम शीर्ष नेतृत्व को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई हमारे नेताओं की इस तरह से लानत मलानत करके गठबंधन कैसे चलाएंगे। नहीं, मैं फिर ही इसी पे जा रहा था। मैंने कहा कि मैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये उनकी बात है, वो उनको अगर ये लग रहा है तो उनकी सोच हो सकती है। बाकी हमारे पास वहां पर एक मजबूत लीडरशिप है। नाना पटोले जी है, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, बहुत सारे नेता ऐसे जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, और भी बहुत सारे, वर्षा गायकवाड़ जी है। और मुंबई की हाल इसलिए मैं ज्यादा जानता हूँ क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर मैंने वहां पर, मैं इंचार्ज के रूप में वहां पे काम किया हूँ। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हमारी लीडरशिप क्या है, हमारी क्षमता क्या है। हम वहां पर बहुत मजबूत हैं। और ये संजय राउत जी का कहना कि जो है हमारे नेता अच्छा में, बिल्कुल नहीं। वो बड़बोले रहे हैं और बड़बोलेपन में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आपको सुनने की, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि हम नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारे शीर्ष नेता जो भी हैं, चाहे वो शिवसेना के हों, शरद पवार जी हों, या जो है हमारे राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, इन सब की जो है लगातार वार्तालाप चल रही है। हम डिस्कशन के दौर में है। हमारी चर्चाओं बहुत सारी, लगभग 250 प्लस सीटों पर हमारी आम सहमति बन चुकी है। 30 सीटों पर बात अटकी हुई है, ये आगे भी बन जाएगी। और ये हर जगह हर गठबंधन में होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जी बिल्कुल, इसमें तो ये आप लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई बात बन ही जाएगी। एक बात मैं ऐड कर देता हूँ, एक बात ऐड कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत बताती है, मुख्यमंत्री के दावेदार हर राज्य में दे देती है। जरा इस आए भाजपा के प्रवक्ता, मुझे नहीं लगता कि आ जाएंगे वो। अगर वो आते हैं तो उनसे जरूर पूछिएगा आप कि भैया आपका सीएम का उम्मीदवार कौन है महाराष्ट्र में। अच्छा, यही सवाल वो अगर आपसे पूछेंगे, अगर यही सवाल वो आपसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं, हम तो कहीं राज्यों में कहाँ कह रहे हैं, बताइए ना, बताइए। चलिए महाराष्ट्र का बताइए आप। हमने हरियाणा में नहीं बताया, हम कहीं नहीं, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या आप तय कर पाए हैं? दिल पर हाथ रखकर बताइए सर। हमने कहा कि हम कहीं नहीं बताते। नहीं, कहीं बताते की बात नहीं है। आप यहाँ तय कर पाए हैं क्या? यहाँ पर उद्धव ठाकरे देखिए फील्डिंग कर रहे हैं वो अपनी। आपके यहाँ भी आए थे, सोनिया जी के यहाँ भी आए, वो मिले, राहुल गांधी जी से मिले, खड़गे साहब से मिले कि हमको मुख्यमंत्री का बनाया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को एक महत्वाकांक्षा होती है, उनको उनकी इच्छा है और वो रहे हैं मुख्यमंत्री, उनका अपना दावा है। मैं सिर्फ चलिए, मैं आपका सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लूंगा, और इस पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार आनंद विजय जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एनालिसिस करूंगा। लेकिन हमारे साथ में तारिक खान जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक खान, आपके साथ अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, महाराष्ट्र पे अभी चर्चा हो रही, महाराष्ट्र की बात करते हैं। 2 सीटें ऑलरेडी आपके पास हैं वहां पर, और अब आप अपना जनाधार का विस्तार करना चाहते हैं। काफी मतलब वाजिब बात है कि आप उनसे चाहते हैं, लेकिन वो आप लोगों को, यानी कि मैं अगर एमवीए गठबंधन की बात करूं, वो आपको सुनने को राजी नहीं है। क्या ये इसको देखा जाए कि ये जो मध्य प्रदेश थी उसका रिपीटिशन है? जिस तरह से आपने वो पूरा घटनाक्रम आप सब लोगों को याद होगा कि कौन अखिलेश वखिलेश या इस तरह के जो स्टेटमेंट्स, बहुत सारे कड़वाहट एक घुली थी माहौल में, वो फिर से वहां पर दिखाई देगी, या फिर आपको लगता है कि आपको अकोमोडेट किया जाएगा? आपके जो अभी हमने बाइट्स सुनाई है, अभी आजमी साहब वो कह रहे हैं कि हमें मीटिंगों में नहीं बुलाते, डिसाइड करके किनारे कर दे रहे हैं।
भारत में 1977 से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। उस गठबंधन के मेल से कोई बचा नहीं, ना हम, ना बीजेपी और ना कांग्रेस, सब लोग ने इधर उधर खूब किया। ठीक है। जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था, आप याद करिए, ये हो रहा था कि गठबंधन नहीं हो पाएगा, मतलब बिल्कुल उस कगार पे आ गई थी चीजें, वो चाहे यूपी की हो और स्टेटों में हो। नीतीश जी चले गए, उसके बाद की बात। गठबंधन हुआ भी, हम चुनाव भी लड़े, जीते हारे वो अलग की बात, मगर गठबंधन हुआ। यहां भी वही बात है, कई जगह नहीं हुआ है और कई जगह हुआ है। यहां भी देखिए, हर पार्टी अपने टर्म्स तो रखेगी। बीजेपी में भी ऐसा होता है, मगर उसकी चर्चा नहीं होती है। हम खुशनसीब है कि हमारी चर्चा होती है, और बीजेपी बदनसीब है मेरे हिसाब से कि उसकी चर्चा नहीं होती है, मगर हमारी चर्चा मतलब होती है। आप सोच रहे हैं कि बदनाम हो गए तो क्या नाम नहीं होगा? आप ये समझिएगा कि पब्लिक इसको किस तरह से परसीव करती है, ये भी समझिएगा। आपने कहा आपकी चर्चा हो रही है, किस लिए चर्चा हो रही है ये भी तो देखिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात। मैं कहता हूँ, मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि हम लोगों की चर्चा हो रही है। ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप खुश हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम खुश हैं, हम खुश हैं इस बात में। अब मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखती है। अब जैसे एक सुभाषपा ने कह दिया हम महाराष्ट्र में लड़ेंगे, हमें सीट चाहिए, आपको पता ही नहीं होगा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। अब वो बीजेपी से मांगने जा रही है सीट, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग इंपॉर्टेंट हैं, चलिए हमारी चर्चा, जो इंपॉर्टेंट होता है उसी की ज्यादा चर्चा होती है। अब हमने जो सीट मांगी है, हमें पूरी उम्मीद है कि किन्हीं ऊपर नीचे कर कर, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज करने का एक तरीके का स्तर आ जाता है वहां पर, और सभी लोग कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे बीजेपी हो, कई स्टेटों में ये करते हैं, कई स्टेटों में हम करते हैं। तो वहां पर कोई ना कोई रास्ता, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहीं गए हैं कांग्रेस से, और जो अलायंस है वहां पर महाविकास अघाड़े का, वो बैठकर मुझे लगता है कि विकल्प निकालेगा। और गलतियां हुई हैं, आप समझिए बात को, कई स्टेटों में इसको रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी का एक जनाधार आपको लगता है कि ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये गलतियां ये फिर रिपीट नहीं करेंगे? क्या आपको अकोमोडेट करेंगे? ये सारे सवाल हम आपके पास दोबारा आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं, 2 जगह पर वो अपनी जनसभाएं भी कर रहे हैं, तो अभी उनको सीटें मिली नहीं है, उसके बावजूद उनके जो आप लोगों के दरअसल तेवर हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। साइना एनसी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत है आपका। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि शायद आज आप लोग आएंगे नहीं, क्योंकि वो आपसे कुछ कड़वे सवाल पूछना चाह रहे थे। जो सवाल वो पूछ रहे थे कि आपने महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, और उन्होंने नहीं घोषित किया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सवाल आपसे जरूर पूछ रहे हैं। देखिए, हमें कोई भी घबराहट नहीं है। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सरकार के साथ है, क्योंकि हमने इतना काम किया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुंबई जैसे शहर में कोस्टल रोड्स हो, मेट्रो हो, समृद्धि हाईवे हो, अटल सेतु हो, लिस्ट अनगिनत है। महिलाओं की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, जहां 1500 रुपए एक महिला को अपने खाते में मिलते हैं, और 7500 ऑलरेडी दिए गए हैं 2.5 करोड़ महिलाओं को महाराष्ट्र में। आप एक ढंग से देखो तो जो प्रवासी है उनको टोल का रिलीफ मिला है, महिला जो गृहिणी है उनको 3 गैस सिलेंडर मिले हैं, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स, क्योंकि आज हम जात पात धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं युवाओं से, महिलाओं से, सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग से, किसान से, और जो गरीब लाभार्थी है। जिस ढंग से एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने काम किया है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि हार जीत निर्भर होता है आपके काम पे। और हरियाणा के जीत के बाद लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी जी का तो साबित हुआ ही है, क्योंकि इतिहास बना है। ठीक है, दरअसल जो साइना एनसी जी जो चर्चा दरअसल थी, और जो मेरा सवाल का जो क्रक्स था वो ये था कि आप लोगों का भी जो गठबंधन है उसकी भी अभी सीट शेयरिंग की दरअसल घोषणा हुई नहीं है। मैं असल में जो आपके आने से पहले तारिक खान जो सवाल पूछ रहे थे वहीं पर लाकर मैंने छोड़ दिया। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर क्या चल रहा है, कब तक सीट शेयरिंग की घोषणा होगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई दबाव अगर उनकी तरफ है तो दबाव आपके यहाँ भी है। वो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से जाकर के भी वहाँ सीट मांग रहे हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमें अनुशासन पता है, हमें इलेक्शन कैसे जीतना है पता है, और भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ, और जो हमारे घटक दल है, शिवसेना हो या फिर अजीत पवार जी के
एनसीपी, उससे एक चीज स्पष्ट है, जनता का जनादेश बरकरार रहा है। तो हम कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो हमारे नेतृत्व और महायुति के नेतृत्व तय करते हैं उसी का पालन होगा। तो विपक्ष अपना काम करे, वो रो रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कौन नहीं, हमें ये सब चीजों में रुचि है ही नहीं। हमें यहाँ काम करना है महाराष्ट्र के जनहित में और मुंबई के जनहित में, और वैसे ही काम करते जाएंगे और जनता का जनादेश रहेगा। ठीक है, ठीक है। आते हैं आपके पास आते हैं संदीप त्रिपाठी। उसके पहले मैं अनंत विजय जी के पास जाऊंगा। अनंत विजय जी, ये जो गठबंधन की राजनीति है, दरअसल जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि दिखता तो है कि हम साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें साथ साथ ये भी एक मंशा ये भी रहती है कि अगर सहयोगियों को भी सत्ता मिल जाए लेकिन उसको भी निपटा दिया जाए तो वो भी ठीक है। यानी कि चुनाव जो है वो सिर्फ विरोधियों से नहीं बल्कि अपनों से भी कई बार लड़ते हुए लोग दिखाई देते हैं। तो ये मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी वहां पर पहुंची है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में कांग्रेस की हार का क्या असर आप देख रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में, खासतौर पर इस गठबंधन की सियासत पर? मुझसे पूछा? जी बिल्कुल, आपसे पूछा। देखिए, जो एक माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बना था और जो एक नैरेटिव विपक्षी दलों ने बनाया था, ऐसा लग रहा था जैसे 99 सीट जीतने के बाद सरकार ही बना ली हो, और पूरे देश भर में संविधान हाथ में लेकर घूम पर जो एक माहौल बना था, हरियाणा ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। हरियाणा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छा करने जा रही है, और झारखंड में तो मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। लेकिन जो नैरेटिव का फर्क पड़ा है वो मुझे लगता है कि नैरेटिव अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में दिखाई देता है, क्योंकि विपक्षी दलों में कमोबेश सीटों को लेकर खुलकर मतभेद सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से अभी संजय राउत जी का आपने दिखाया जी, या जिस प्रकार से हरियाणा में अखिलेश यादव जी की पार्टी को सीट नहीं दी गई, और उसके बाद मध्य प्रदेश में तो एक पूरा पैकेज है। और ये बहुत अच्छी तरह से क्षेत्रीय दल समझते हैं कि कांग्रेस जैसे मजबूत होगी तो वो हिस्सा बीजेपी का नहीं काटेगी, वो हिस्सा क्षेत्रीय दलों का ही काटेगी। आप देखो कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव के दरअसल मैं सवाल ये भी पूछ रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट अनंत जी, मैं दरअसल ये पूछ रहा था कि जैसे जो ये अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के जो चुनाव परिणाम आए, जम्मू कश्मीर में जो एक तरह से मैं कहूँगा कि बुरी गत बनी, कांग्रेस की अपेक्षा के अनुसार उनका प्रदर्शन नहीं रहा, उसको लेकर के आपने देखा कि जो ये परिणाम आया उसके नेक्स्ट डे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो 7 सीटें थी उनमें अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो यानी कि इसका भी जो दबाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो इसका पूरा असर दरअसल मैं जानना चाहता हूं कि इस गठबंधन में जो सीट शेयरिंग में जो डिमांड है, जो वो सारा जो है वो किस तरह से देख रहे हैं आप? सीट शेयरिंग में जो गठबंधन के दल है, कांग्रेस का पहले अपर हैंड था लोकसभा चुनाव परिणाम के पहले, और वो बार्गेन करने की स्थिति में आ गई थी। अब वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। अब उनको सहयोगी दलों का मुंह जोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से अखिलेश जी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और जिस प्रकार से शिवसेना के लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, और कांग्रेस पार्टी जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे मुकाबले में होती है उनकी पराजय हो जाती है। तो इन सब बयानों को जोड़कर निखिल जी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार जो सहयोगी दल है, जो तथाकथित INDI गठबंधन है, जो कहीं से सैद्धांतिक रूप से एक नहीं है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान के तहत एक हुआ है। क्योंकि अगर सैद्धांतिक होता तो उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता, उनके कुछ कोर इश्यूज होते, वो सब उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी को हटाना। तो अगर इस मुद्दे पर बगैर किसी आइडियोलॉजी के वो लोग एक होंगे तो सीधा सीधा चुनाव परिणाम के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। ये अनायास और अकारण नहीं है कि अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र में इतनी सीटें मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये दरअसल यही वजह है कि जो इस तरह के जो डिमांड्स हो रहे हैं, आपका कहना है कि अखिलेश यादव जिस तरह से सीटें मांग रहे हैं, दरअसल इसी का परिणाम है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इन डिमांड्स के आगे सकम कर रही है, उनके आगे वो दरअसल नतमस्तक हो जा रही है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी बयार, गठबंधन में रार। आखिर ये गठबंधन की जो रार है किस तरह से सुलझेगी और क्या इसको जो चुनावी प्रोस्पेक्ट्स हैं अलग अलग पार्टीज के, उस पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन के इस दौर में उसको हासिल करने का एक जो चलन है दरअसल वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर जब हम महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं, झारखंड की भी बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जब चर्चा करते हैं तो ये दिखाई देता है कि MVA में सब कुछ शायद ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि जब जो बयानबाजी है वो भी बहुत लो लेवल की निकल के रखे आई है। हमारे साथ 4 खास मेहमान, साइना NC BJP के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। संदीप त्रिपाठी, आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर किस तरह से इसको बैठाएंगे सारा मामला। उसकी वजह ये है, सिर्फ ये मत कह दीजिएगा कि बात करते रहेंगे और बात से ये सारी बातें सुलझ जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से जो शिवसेना के लोग हैं, अभी आपने सुना कि ये जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं उनकी लानत मलानत करते हुए साफ तौर पर वो देखे जा सकते हैं। और एक कहा जा रहा है कि जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं वो सक्षम नहीं है, वो अक्षम है और हम राहुल गांधी से बात करेंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि इस तरह से घुटने टेक कर उनके साथ खड़े होना मजबूरी है? नहीं, देखिए, सक्षमता और अक्षमता की बात जो है उसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। मैं सिर्फ अभी इस बात पर अपनी बात रखूंगा कि साइना जी ने जिस तरीके से 2 चीजें उठाई और 2-3 बात कही। उन्होंने कहा हम जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। बिल्कुल वो नहीं मांगती होंगी, लेकिन मोदी जी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मत पिछड़ा अति पिछड़े हैं और अति पिछड़े माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। ये हम नहीं कहते, देश का प्रधानमंत्री कहता है। शर्मनाक हो सकता है किसी देश का प्रधानमंत्री, ये अपने देश का प्रधानमंत्री इसके पहले कभी नहीं बताया कि वो कौन सी जात का है, कहाँ पैदा हुआ है, किसी ने नहीं कहा। मोदी जी कहते हैं। बहरहाल, लेकिन मैं अभी आप जिस तरीके से बात हो रही है कि हमारे गठबंधन में बहुत सारे जो है रार है, लड़ाई है, झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एक लाइन में बताया कि गठबंधन में सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनको अधिक से अधिक सीटें मिले। इस बात पे अपना फोकस करती है। दरअसल सवाल फिर वही उठता है। दरअसल सवाल फिर वही उठता है, वो उस बात का जवाब साइना NC देंगे या बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो देंगे, लेकिन कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को पिछड़ा क्यों कहा। अगर वो पिछड़ा कहते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन मैं इस पर नहीं जा रहा। लेकिन उसके बावजूद जो है, जब आपके यहाँ पर जो बार बार यही बात हो रही है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपस में तय कर लेगा और जो नीचे कार्यकर्ता है वो गाली खाएंगे, उसको कौन देखेगा, उसको कौन सुनेगा? ये बताइए संदीप त्रिपाठी जी। अगर इसी तरह की बात, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर इसको लीजिए, अगर आपके साथ कही जाए तो आपको भी बुरा लगेगा और शीर्ष नेतृत्व से आप अपेक्षा करेंगे कि वो आपके साथ खड़े हो। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो प्रदेश के नेता उनकी सुनी नहीं जाती। मैंने उसमें एक बात कही कि प्रदेश से रिपोर्ट जाती है, उनके अपने जो कंसल्ट होते हैं उसमें वो रखे जाते हैं और उसके बाद एक सामूहिक निर्णय लिया जाता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में 1 मैन आर्मी 2 मैन शो भले है, लेकिन हमारे यहाँ CWC होती है, एक अस्थायी कार्य समिति है जिसके माध्यम से
ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं है कि मोदी जी ने बोल दिया तो बोल दिया, 75 साल फार्मूला लागू, पंडित जी निपट जाएंगे और खुद बच्चे जो है 75 साल की बात आएगी तो मुंह सील लेंगे कि हम 75 साल वाला फार्मूला नहीं लागू करेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी से बहुत 2-3 बातें उन्होंने कही। एक बात मैं कह दूं, आनंद जी, आपने कभी याद है इस पिछले 10 साल में कभी कहा हो कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से इस राज्य में, हिमाचल में या कहीं लड़ रही थी? कोई राज्य याद हो तो जरूर बताइएगा, उसको उस वीडियो को मैं जरूर देखना चाहूंगा जहां पर आपने कहा होगा कि हाँ कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे, दावे के साथ कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हरियाणा में हम 39% वोट पाए हैं, 28% से 39% के ऊपर वोट लेके आते हैं 20 सीटों पर। आज भी हम चुनाव उत्तर प्रदेश में देखिए, ये तो इलेक्शन का गिमिक्स है। अब इसकी बात करेंगे तो फिर बात कहां जाएगी? अब उत्तर प्रदेश में यही बात अगर बीजेपी कहेगी कि आपसे 10% ज्यादा वोट पाने के बावजूद जो है वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा प्रतिशत में वोट मिला, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिली, तो ये तो जो है आप इस तरह से अगर काउंट करेंगे तो 1%, 2% इसी आधार पर जीत हार हो रही है। नहीं सर, मैं बताता हूँ। हम 28 पर, मैंने ये नहीं कहा जीत हार, मैंने कहा कि हम 28% वोट पिछले चुनाव में पाए थे, 31 सीटें हमारे पास थी। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी को अकोमोडेट करेंगे? सुनिए, समाजवादी पार्टी को अकोमोडेट करेंगे? समाजवादी पार्टी 12 सीटें मांग रही है महाराष्ट्र में, आपने हरियाणा में उनको ठेका दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं कि वो आपके साथ मिलकर लड़े, 5-5 सीटें चाह रहे थे, तो क्या आप उसी तर्ज पे, क्योंकि ये एक बड़ा आरोप है आप लोगों के ऊपर। देखिए, हम लोग डिस्कशन में 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम घमंडी हो गए हैं, इसलिए विपक्षी दलों को हम अहमियत नहीं देते। नहीं, मैं घमंडी, मैं देखिए उन लोगों ने भी घमंडी नहीं कहा, और मैं कम से कम एज एन एंकर तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप लोग घमंडी हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि जहां पर ये जो बयान आए, अभी आप जुड़े हुए थे, ये जो बयान आए, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जब आपको लगता है जिन राज्यों में कि आप मजबूत हैं, वहां पर जो आपके सहयोगी हैं वो आप उनको पूछते नहीं। हरियाणा में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी वहां पर चाहते थे मिलकर लड़े, आम आदमी पार्टी चाहती थी मिलकर लड़े, और आज भी वो कह रहे हैं कि शायद अगर मिलकर लड़े होते तो ये जो आप 0.2% वोट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 22,000 या 28,000 या 2 लाख मतों का अंतर रहा और सीटों का वो अंतर, वो शायद मुझे नहीं मालूम क्या परिणाम होता, लेकिन कम से कम आप ये बात कह सकते थे। लेकिन जहां पर आप कमजोर होते हैं वहां पर आप चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय दल है वो आपको अकोमोडेट करें। ठीक है सर, हम इसी बात को बढ़ा रहे हैं आगे। सर जो अभी आपने कहा इसी बात को आगे बढ़ा देते हैं। अभी 2 बातें हो रही। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जहां मजबूत होते हैं वहां पर अपने सहयोगियों को हम भाव नहीं देते, और एक तरफ आप ही कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में इतने नीचे गिर के क्यों बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजें नहीं संभव है सर। नहीं तो महाराष्ट्र में आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में वही तो बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र में, फिर अब मैं शब्द वो नहीं यूज करना चाहता, तो महाराष्ट्र में आप अपनी हैसियत भी तो देखिए। नहीं, हमारी हैसियत है, बिल्कुल हैसियत है। नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में दरअसल आपके पास आप पिछले 20-25 साल के चुनाव उठाकर आप देख लीजिए आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो आपके जो सहयोगी दल हैं वो प्रेशर बना रहे हैं। आपके साथ देखिए तारिक खान बैठे हैं, वो भी प्रेशर बना रहे हैं कि हमको 12 सीटें चाहिए। ये सर हम कह रहे हैं कि 14 के पहले हम सरकार में थे, हमारा मुख्यमंत्री वहां पे था। आप हैसियत की जहां तक बात है, तारिक जी का भी स्वागत है। मैंने ये कहा कि इस जो सीट का डिस्कशन है ना तारिक भाई कर सकते हैं, ना संदीप त्रिपाठी कर सकते हैं, ना अबू हाशमी जी भी नहीं कर सकते। उसको अखिलेश यादव जी को ही करना है, और अखिलेश यादव जी उस बात का डिसीजन लेंगे कि कितनी सीटों पर गठबंधन होना है। लेकिन यही सवाल तारिक खान से भी उठेगा। तारिक खान आपके ही, जब अभी अबू आजमी का नाम इन्होंने लिया, अबू आजमी साहब ने ये अपना दर्द बयां किया कि एमवीए के लोग जो है बैठक कर लेते हैं, बुलाते तक नहीं है, और बैठक करके किनारे कर लेंगे। यानी अखिलेश यादव की वहां पर सभा होने जा रही है, उसके बारे में कोई जानकारी, उसके बारे में कोई फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि फिर मैं उसी सवाल पर आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि ये दर्द जो है पहले आप लोग का निकलता रहा, इसके पहले भी, कि जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां नहीं पूछती। तो क्या आपको लगता है कि 12 सीटों को अकोमोडेट करेंगे जो आप मांग रहे हैं? इस बात को अबू आसिम भाई ने कहा कि हम लोगों को भी बुला के मीटिंग
कर लेनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम ये पहले से लगा था, वो बीच में एक बार और भी महाराष्ट्र गए थे और तभी उन्होंने ये सारे प्रोग्राम्स दे दिए थे। हमारा संगठन पुराना है महाराष्ट्र में, आज से नहीं है। आसिम साहब कई बार चुनाव जीते, एमपी भी रहे, राज्यसभा भी गए और काफी टाइम से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है पार्टी को। वहां पर कई राज्यों में हमने मजबूत भी की है। अब वो बात जीरो डाउन कैसे होती है, देखिए मसले बहुत बड़े, यूपी का मसला खराब हो गया था, आपको पता होगा, गठबंधन नहीं हो पा रहा था। फोन पे कुछ टॉक्स हुई बड़े सीनियर लीडर्स की, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, मसला मिनटों में हल हो गया। ये होता है और ये सभी पार्टी में, नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में नहीं है, वहां भी है, वहां भी मिनटों में हल हो जाता है। तो ये चीजें, लेकिन अब हम अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इस बात को हम बहुत पहले से कह रहे हैं, अभी फिर कह रहे हैं। अच्छा, दरअसल आप ये दोनों लोग, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, आप अपनी बात ध्यान रखिएगा, जो आप जहां कह रहे हैं वहीं से आगे शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूं कि आप बिहाइंड द सीन, आप नेता लोग ऊपर फोन पर क्या बात कर लेते हैं या बंद कमरे में क्या बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां पर तय हो जाता है। लेकिन जहां पर बयानबाजी शुरू हो जाती है, जहां पर अखिलेश वकिलेश कहना शुरू हो जाते हैं, वहां पर जो आपका कार्यकर्ता है, आप जैसे लोग हैं, वो भी आहत होते हैं। जहां पर कहा जाता है कि आपके जो नेता हैं वो अक्षम हैं और हम तो राहुल गांधी से बात करेंगे, ये टोन और टेनर नहीं होता है गठबंधन का। सवाल ये उठता है इस चीज के बारे में, अब बिल्कुल ऐसी बातें, मतलब ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जिससे गठबंधन में आपस में कुछ चीजें खराब हो। जैसे डिसरिस्पेक्ट हो हमारे नेता का तो हम जरूर बोलेंगे, तुरंत ही बोलेंगे, कहीं भी होगा, अब वो चाहे कहीं से आए। ऐसे ही कांग्रेस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कई पिछले चुनाव में मैंने कहा कि ये वो लाइन क्रॉस हुई है। अच्छा, कांग्रेस में क्या है ना कि प्रदेश कमेटी फिर सेंट्रल कमेटी, दो कमेटियां रहती हैं, उसमें समन्वय बनाने में शायद दिक्कत आती हो, मगर मैं नहीं हूं कि कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहूं। लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइप का जो मसला है, क्योंकि वहां पर कई पार्टनर्स हैं, सबको बुलाकर और हमें भी सम्मानजनक स्थिति में, क्योंकि हमने हरियाणा में अपने से कह दिया हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन वहां हम लड़ चुके हैं, सीटें जीत चुके हैं, 2 विधायक थे, हमारा संगठन है, हमें उम्मीद है कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी जिससे हम लड़कर अपनी पार्टी को एक्सपेंड कर सके, नेताजी के सपने को पूरा कर सकें। अब लड़ाई की बात आई, हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट में अजीत पवार कैबिनेट मीटिंग से उठ के चले गए। ये लड़ाई नहीं है, ये प्यार है बीजेपी, ये मोहब्बत कहेंगे, इसको मोहब्बत कहेंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस हो रहे थे और अजीत पवार के पास फाइनेंशियल पोर्टफोलियो था। ही लेफ्ट द कैबिनेट मीटिंग उसी तरह से जैसे आज नाना पटोले उठ के जा रहे थे, है ना? आप मतलब लगभग उसी तरह से, इसी तरीके से। लेकिन आप समझिए, नाना पटोले वाली तो चर्चा हो गई, लेकिन अजीत वाली चर्चा नहीं हुई। अभी शाइना साहिबा अभी बता रही थी, मैम अपने अचीवमेंट बता रही थी, एक भूल गई, पता है क्या? मदरसा टीचरों की जो सैलरी है 3 टाइम्स बढ़ा दी है। ये अपीजमेंट नहीं है। यूपी में मदरसा बंद करो, वहां टीचर की तनख्वाह 3 गुना करो। उत्तराखंड में मदरसा बंद करो, महाराष्ट्र में वोट आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी अपीजमेंट कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या है? अच्छा, सिलेंडर बांट रहे थे कश्मीर में, अमित शाह, क्या है ये? क्यों बांट रहे थे भाई? आप कहते हैं कि हम सिलेंडर क्या किसी एक कौम को बांटा जा रहा था? ईद में और मुहर्रम में? नहीं, तो सिलेंडर क्या किसी एक को बांटा जा रहा था? ईद और मुहर्रम किसका त्योहार है? नहीं, लेकिन ये नहीं हो रहा था कि सिर्फ जो मुस्लिम है या जो हिंदू है वही आके लेंगे। उसमें जो भी उस लिस्ट में है, जो भी उसके पात्र हैं, उन सबको मिलता है। अमित शाह के वर्ड्स एज इट इज बोल रहा हूँ, ईद और मुहर्रम में आप लोगों को 2-2 सिलेंडर मिलेंगे। ईद और मुहर्रम रजिस्टर्ड मुसलमानों का फेस्टिवल, आपका त्योहार है, वो मिलेगा, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ये बात समझिए कि अगर कोई योजना चलाई जाती है, जहां तक मुझे जानकारी है तारिक साहब, कि अगर कोई योजना चलाई जाती है तो सबके लिए है। और इसका जवाब हम इसका जवाब ले लेते हैं। मैं बता दूं, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ साइना एनसी अभी तक जुड़ी हुई थी, वो किसी मीटिंग में चली गई हैं। मैं विजय शर्मा जी का, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जुड़े हैं हमारे साथ, उनका स्वागत करते हैं। विजय शर्मा जी, इस चर्चा को सुनकर आप समझ पाए होंगे, ये अब कहना है इससे पहले कि हम गठबंधन की बात करें, इसी बात का जवाब दें कि ये तारिक खान जो कि है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अपीजमेंट की पॉलिसी आप चलाते हैं। देखिए निखिल जी, ये तो पूरा देश जानता है कि अपीजमेंट की राजनीति कौन करता है। आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने एक जाति वर्ग, एक विशेष धर्म वर्ग के लिए ओपनली बातें करते हैं। अब आपने यूपी में देखा एनकाउंटर में, तो उस पर भी ये उंगली उठा देते हैं।
स्पेशल इनका नहीं, सिर्फ उंगली नहीं उठाते हैं। मैं दरअसल इसमें पार्टी बनकर के आप लोगों के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन सिर्फ उंगली नहीं उठाते हैं विजय जी। बात यह भी होती है कि जब इस तरह की किसी एक धर्म विशेष की अगर उसमें चोट लगती है या किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर एक पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाता है, ये आपने देखा होगा। लेकिन अभी जो लड़का बहराइच में मरा है उसके बारे में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि तुष्टीकरण कौन कर रहा है तो ये समझा जा सकता है। आप अपनी बात जारी रखें। जी निखिल जी, मैं आगे वही कहने वाला था कि ये अपराधियों में जाति ढूंढते हैं, धर्म ढूंढते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा यूपी में आंकड़े जारी करने पड़े, क्योंकि ये अगर किसी धर्म का कोई अपराधी होता है तो इनको वो दिखाई देता है। अगर आप मुझे बताइए बहराइच में जो इतना निंदनीय काम हुआ है, कितने जघन्य तरीके से उनकी हत्या हुई है राम गोपाल की, इनकी तरफ से क्या बयान आया है? इनकी तरफ से एनकाउंटर पे तो आया है, लेकिन ये वहां खड़े नहीं है कि किस तरह से उन जो वहां थे उन्होंने उनके नखून नोच लिए। अरे ये कहां का है? कितने दंगे, इन्होंने दंगा प्रदेश बना दिया था। शासन का मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ बताता हूं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी उस टाइम, वहां उनकी वर्डिंग थी कि ये एक अनऑफिशियल आदेश थे कि मुसलमानों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी जब तक शासन के ऊपर से आदेश नहीं होंगे। इसलिए मुजफ्फरनगर, कोसी, मथुरा, अलीगढ़, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहां दंगे नहीं होते थे। आजम खान के आपने सुने होंगे, कोसी में एक धर्म विशेष के लोगों को बुला के जिसने कहा मेरे घर में कितना खर्चा हुआ, 10 लाख का लीजिए चेक। और हमारे जो लोग थे, जो पीड़ित थे, वो हॉस्पिटलों में पड़े थे, उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। तो उस चीजों से दुखी होकर इनको जो बाहर का रास्ता दिखाया है वो ये शो करता है किस तरह से ये इनके यहाँ मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैंने 4000 कांस्टेबलों को भर्ती कराया मुस्लिमों को। भाई ये कौन सा वो है बताइए आप मुझे। तो इनके यहाँ तो सार्वजनिक तौर पे करते हैं, इनके यहाँ कोई शर्म भी नहीं करते ये कि ये जो नंगा नाच खेलते हैं तुष्टीकरण का, उसमें ये डूबे हुए हैं, तह तक डूबे हुए हैं। और एक नहीं 50 उदाहरण मैं दे दूंगा एक के बाद, क्या आपकी डिबेट सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इनके मुद्दे जो जिस तरह से इन्होंने एक के बाद किया है, खत्म नहीं होंगे उनके बाद में। आपने देखा होगा फातिमा, आपने देखा मुख्तार अंसारी के वहां पे फातिमा पढ़ने जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उस आदमी के ऊपर, कितने मुकदमे दर्ज थे। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा तारिक खान। फिलहाल एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, उसके बाद तारिक खान आपके पास आता हूं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनावी संग्राम गठबंधन में रार, चर्चा हमारी हो रही है। लेकिन जो अभी मुद्दा फिलहाल उठाया है, दरअसल तारिक खान ने उठाया था कि तुष्टीकरण किया जा रहा है, और उस पर भी जो अभी जवाब आया विजय शर्मा का, तारिक खान फिर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम रह गया, मैं चाह रहा हूँ कि अपनी बात बहुत जल्दी से करिए। तारिक खान जी, जल्दी से। तारिक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप एक बार अपना वो चेक कर लें। जी आवाज आई? आवाज आई मेरी? हाँ आई, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कम से कम बीजेपी यूपी पुलिस पे तो यकीन करे, उन्हीं की पुलिस है, होम मिनिस्ट्री में आती है। वो कह रही है कि भ्रामक अफवाह मत फैलाएं, ना करंट लगाया गया, ना नाखून उजाड़ा गया और ना तलवार से। ये यूपी पुलिस का सर्कुलर है जो यूपी पुलिस ने जारी किया। तो कम से कम अपनी पुलिस, मृत्यु तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हत्या हुई है, मृत्यु नहीं बल्कि हत्या हुई है, और उस पर आपके किसी नेता का कोई बयान नहीं आया है। मैं कह रहा हूँ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हमारे यहाँ वहाँ डिमांड क्या कर रही हैं उनकी जो मृतक की वाइफ, वो कह रही है गोली मार दो।
क्या संविधान में कहीं लिखा है नहीं, तालिबान? वो तो कह रही हैं, वो तो जो जिसका बेटा मरा है, जिसके घर का एक लड़का गया है, तो उसकी सेंटिमेंट्स की तो बात आप करिए ही मत। लेकिन जो कम से कम एक जो भर्त्सना और निंदा की जा सकती थी, वो आपकी पार्टी की तरफ से भी नहीं आई और ना ही कांग्रेस की तरफ से आई, ये सब देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप फांसी दीजिए, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, हमारे यहाँ गोली मारने की प्रक्रिया नहीं। तालिबान में नहीं जी रहे हैं हम भाई, हिंदुस्तान में। अरे जिस महिला के बच्चे की मौत हो गई है, अगर वो ये इस तरह से अगर भावनात्मक उद्गार दे रही है, तो आप तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है, आप उम्मीद कर सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। जिसका 22 साल का जवान बेटा मरा है, तारिक साहब, आप समझिए, और आपके यहाँ के नेता, आप उसके दर्द को समझिए, आप कम से कम उसकी संवेदनाओं को समझिए, और ये भी समझिए कि आपके किसी नेता ने इसका कोई बयान नहीं दिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बड़े भाई, मेरी उसकी माँ की और उसकी वाइफ की कोई गलती नहीं। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, मगर उसके दिमाग में डाला किसने की लाश के बदले लाश दे दो? योगी साहब ने ठोक देंगे, मार देंगे। ये अब आप अपने आप से कह रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। मैं चाहूंगा आनंद विजय जी इस चर्चा पे लास्ट में कमेंट करें कि ये जो पूरी जो पॉलिसी है गठबंधन की, आपको लगता है कि इसी तरह से जो खींचतान है वो आपको देखने को मिल रही है आगे भी, और इसके पीछे दरअसल ये जो क्रक्स है वो निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा से ज्यादा जो गठबंधन के साथी हैं वो गेन करना चाह रहे हैं? नहीं, गेम क्या करना चाहिए? बहुत शॉर्ट में जी। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आप बात नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम सीधा आला कमान से बात कर लेंगे, तो जब चुनाव का समय आएगा तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष क्यों करेगा? नाना पटोले जी कहेंगे ठीक है, फिर राहुल गांधी से ही काम करवा लो ना। ये तो बहुत साधारण सी ह्यूमन साइकोलॉजी है निखिल जी, इसको समझने की आवश्यकता, और राजनीति में सब ह्यूमन ही काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार के गठबंधन में वहाँ मार मची हुई है महाराष्ट्र में, वो कुछ अच्छे संकेत नहीं है इनके लिए। ठीक है, चलिए इस चर्चा को आज यही बंद करेंगे। नहीं, इस चर्चा को यही बंद करेंगे। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, हम आपके पास सुनिए। संदीप जी समय आज हमारे पास बस इतना ही है। मैं जानता हूं आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इससे पहले भी आपने बहुत कुछ कहा है, और मैं आप यकीन मानिए फिर आपको किसी चर्चा में जोड़ेंगे, तब आप अपनी बात फिर से कह पाइएगा। आज हमारे पास समय बस इतना ही है। तो मैं तारिक खान आपका, संदीप त्रिपाठी आपका, विजय शर्मा आपका, और अनंत विजय जी आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत धन्यवाद। तो 5 की पंचायत के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।